देखिए साइमन कमीशन जो गठन हुआ था, पूछता है इसमें साइमन कमीशन, तो समय पहले समझ लेते हैं कि साइमन कमीशन क्या होता है। तो साइमन कमीशन ये होता है कि जब यहाँ पे ब्रिटिश जब यहाँ पे इंडिया पे ब्रिटिश थे तो हर 10 साल पे वहाँ पे ब्रिटेन में एक कमीशन गठित होता था, जो 10 साल के बाद इंडिया में आता था और देखता था कि इंडिया में सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं है, यहाँ का व्यवस्था कैसे चल रहा है, इसका रिपोर्ट वो तैयार करता था। तो हुआ क्या कि साइमन कमीशन तो बनाया, लेकिन इसमें जितना भी 7 सदस्य इसमें आए थे, जितने भी सदस्य थे वो सब क्या थे, अंग्रेज़ थे, या उसको इसलिए इसको श्वेत कमीशन कहते हैं। तब ये बताओ कि साइमन कमीशन में कोई इंडिया है ही नहीं है, हम इंडिया के बारे में देखने आए हैं कि सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है इंडिया में, और इंडिया में कोई ये देखने वाले समिति में कोई इंडियन है ही नहीं है, तो अंग्रेज़ ही है, तो अंग्रेज़ को क्या समझ में आएगा, या अपने अनुसार जो अच्छा होगा वो रिपोर्ट बनाकर भेज देंगे। इसी का विरोध किया जा रहा था। तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, लिमिटेड क्वेश्चन आता है, तो बस इतना जितना हम बता रहे हैं उतना ही को पढ़ना है कि साइमन कमीशन में क्या है कि 1927 में साइमन कमीशन का नियुक्ति होता है। ठीक है, नियुक्ति इसको 27 में, लेकिन ये नियुक्ति यहाँ पे नहीं होता है, ब्रिटेन में होता है, नियुक्ति होता है। और 1928 में ये मुंबई पहुंचता है, मतलब भारत पहुंचता है। तो 28 में भारत, तो क्वेश्चन पूछता है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई, तो आपको 27 माना भी यही है। और ये मुंबई भारत कब आया, तो ये 28 में आता है, 1928 में आता है। तो आपको ये क्वेश्चन दोनों याद कर लेना है। फिर साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, पीछे कितना 7 सदस्य थे, और सभी अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहते हैं। अंग्रेज गोला होता है ना, गोरा, श्वेत मतलब वाइट, इसलिए इसको श्वेत कमीशन भी कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें एक और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है लाला लाजपत राय। अब लाला लाजपत राय के बारे में देख लेते हैं, फिर नेहरू रिपोर्ट देखेंगे, साइमन कमीशन टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। लाला लाजपत राय के बारे में, तो इन्हें पंजाब केसरी कहा जाता था, एकदम VVI, जो भी हम गोल कर रहे हैं VVI है, इसको याद कर लेना है। और लाहौर में क्या हुआ कि ये जब प्रोटेस्ट हो रहा था साइमन कमीशन जब इंडिया में आया, तो गो साइमन का ये नारा देने लग गए बहुत सारा, हर जगहों पे प्रोटेस्ट होने लगा। और तो इसी तरह से ये लाला लाजपत राय लाहौर में प्रोटेस्ट कर रहे थे साइमन कमीशन के विरोध करते टाइम, पुलिस के लाठी से सर पर चोट लगने से इनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय का इसी प्रोटेस्ट में सर पे चोट लगता है, उससे इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर थर्ड पॉइंट है इसमें नेहरू रिपोर्ट। अब क्या हुआ, एक चीज़ बताओ, ये क्या हुआ कि इसमें साइमन कमीशन जब आया तो कांग्रेस तो इसका वो कर रहा था, बहिष्कार कर रहा था, कांग्रेस तो मानने से तैयार नहीं था साइमन कमीशन को कि आप आए हो। तो क्या हुआ कि नेहरू जी एक रिपोर्ट बनाते हैं, जो प्रस्ताव सचिव, जिसमें एक समिति बनाते हैं, नेहरू रिपोर्ट एक समिति बनाते हैं जिसमें एक प्रस्ताव आता है, बनाते हैं, जिसका जवाहरलाल नेहरू सचिव बनते हैं और मोतीलाल नेहरू उसका अध्यक्ष बनते हैं। जो नेहरू रिपोर्ट बनता है वो कब बनता है, 1928 में। तो इसमें क्या कहा जाता है, पूछेगा कि नेहरू रिपोर्ट कब आया था। इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, पहले ये समझना। क्वेश्चन ये पूछता है कि इसमें नेहरू रिपोर्ट कब आया, तो 1928 में। अगर किसने तैयार किया, प्रारूप किसने तैयार किया, तो जवाहरलाल नेहरू भी उनका सचिव थे और अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। अच्छा, इसमें हुआ क्या, इसमें था क्या, तो इसमें पूर्ण स्वराज के स्थान पर डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज की दर्जा की मांग कर रहा था, या अस्थाई स्वशासन की मांग कर रहा था। तो ये क्या होता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो बस यही आएगा कि ये कब आया था, तो 1928 में आया था। अध्यक्ष कौन थे इस समिति का, सर्वदलीय समिति जो बना था नेहरू रिपोर्ट बनाने के लिए, तो उसका मोतीलाल नेहरू थे। अच्छा, डोमिनियन पूर्ण स्वराज और डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है। पूर्ण स्वराज के मतलब होता है कि अंग्रेज यहाँ से छोड़ के चले जाओ, जैसे अभी हमारा पूर्ण स्वराज है, हम अपने तरीके से देश को चलाएंगे, आपका इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन डोमिनियन स्वराज के मतलब अलग होता है, अंग्रेज भी रहेंगे, मतलब अंग्रेज रहेंगे, हमारा अंग्रेज रहेंगे, कुछ जैसे विदेशी मामला हो गया, या उसका राष्ट्रपति रहेगा, और हमारे यहाँ इलेक्शन भी होगा, इलेक्शन के थ्रू प्रधानमंत्री चूज करेंगे, इलेक्शन के थ्रू हमारे यहाँ इलेक्शन होगा, इलेक्शन के थ्रू प्रधानमंत्री चूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे ब्रिटेन रहेगा, और ब्रिटेन में विदेश मामला हो गया, फॉरेन पॉलिसी होगा, वो लोग देखेगा, डिफेंस वो लोग देखेगा। तो इस तरह का डोमिनियन राज बोलते हैं। डोमिनियन स्टेट था नहीं अच्छा, ये डोमिनियन स्टेट था नहीं अच्छा, पूर्ण स्वराज अच्छा था। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज की बात नहीं की गई थी, बोला था कि आप लोग रहिए लेकिन इलेक्शन कराइए,
और प्रधानमंत्री बनाइए, हम लोगों के द्वारा चुना हुआ सरकार बनाइए, लेकिन आप लोग रहिए यहाँ पे। तो ये डोमिनियन स्टेट की बात हो गई। अच्छा, अब लाहौर अधिवेशन हुआ। अच्छा, कांग्रेस का तो बहुत सारा अधिवेशन हुआ, लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट है लाहौर अधिवेशन। जो अधिवेशन एक साथ तो हम कांग्रेस का पढ़ते हैं तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन एक जब ये लाहौर की बात आती है तो हम स्पेशल लाहौर का एक अधिवेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमेशा इसमें पूछता है क्वेश्चन, क्या पूछता है, हमेशा ये पूछेगा कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पास किया गया था। तो पूर्ण स्वराज की पास किया गया था 1929 में। आप लोग देखें कि साइमन कमीशन वाले में नेहरू रिपोर्ट था, वो पूर्ण स्वराज की बात नहीं करता था, डोमिनियन राज की बात करता था। लेकिन नहीं, अब बोला कि नहीं, कांग्रेस भी बोला कि नहीं, अब ऐसे नहीं चलेगा, अब हमको डोमिनियन राज नहीं, अब पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहिए अंग्रेज को, एकदम आपसे जाइए। तो पूछेगा कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव कब पारित किया था, 1929 में। एकदम VVI है, याद कर लो। उसके बाद में पूछेगा कहाँ पर, तो लाहौर अधिवेशन। ये लाहौर अधिवेशन है भी, नाम भी यहाँ भी है, तो लाहौर, तो एकदम VVI, इसको याद कर लेना। फिर पूछता है इसमें किसके अध्यक्ष कौन थे, जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ तो उसका अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। वो इसमें पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था कब, 26 जनवरी 1930 को, और पूर्ण स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को। इससे अच्छा एक चीज़ बताइए, ये जो 26 जनवरी, ये 26 जनवरी, तो आपसे ये पूछ लेगा कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है। तो पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को, और ये इसलिए 26 जनवरी को फिक्स किया गया था। चलिए, ये हो गया, बस इतना ही इसमें याद रखना है। देखिए, याद करने के लिए बहुत सारा बात होता है, लेकिन इतना याद कर लेंगे आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये मतलब होता है कि हमको, अब गवर्नमेंट का तो क्या कर रहा था कि अंग्रेज़ तो आज़ादी देने से रहा नहीं, वो आज़ादी देने का नाम से ही भाग रहा था कि नहीं, आज़ादी देने का बात ही नहीं, वो हमेशा बात कर रहा था कि डोमिनियन राज्य का दर्जा देने की बात कर रहा था, या वो भी बात नहीं कर रहा था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या होता है, तो सविनय अवज्ञा का मतलब होता है कि अब हम भी, जो भी गवर्नमेंट कर रहा है, अब गवर्नमेंट का अवज्ञा करना है, मतलब हमको रूल्स को तोड़ना है। अब हमको सिर्फ उसके बात को नहीं मानना नहीं है, अब हमको उसके रूल्स को भी तोड़ना है। अवज्ञा सविनय अवज्ञा का मतलब होता है कि जो भी वो नियम बना रहा है, अब उसके हम खिलाफ चलेंगे। अंग्रेज बोलेगा ऐसे चलो, हम चलेंगे ऐसे, मतलब एकदम उसका उल्टा करना है। अब एकदम से सब जनता लोग अब एकदम से गुस्सा आ गया था कि नहीं, अब वैसे नहीं है, वैसे आज़ादी नहीं मिलने वाला है, अब हमको उल्टा सीधा काम करना होगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, इसमें 2-4 पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बनता है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सबसे बड़ी बात है कि पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था। तो इसमें देखते हैं, तो डांडी मार्च, इसमें क्या होता है कि पहले नमक बनाना, नमक पे टैक्स लगता था, और नमक बनाना क्या हुआ था कि गैर कानूनी था, आप नमक नहीं बना सकते थे, कोई जनता जाके नमक नहीं बना सकता था। तो गांधी जी को तो क्या था कि जो भी अंग्रेज का कानून था उसको तोड़ना था, क्योंकि सविनय अवज्ञा का मतलब यही होता है कि कानून को तोड़ना। अब क्या हुआ कि वो दांडी मार्च शुरू किए, कहाँ से, तो साबरमती आश्रम से स्टार्ट किए, साबरमती आश्रम से स्टार्ट किए वो, और 24 दिन पैदल चलने के बाद में वो दांडी पहुँचते हैं। साबरमती आश्रम में कितने दिन से, 12 मार्च 1930 में, वो 12 मार्च 1930 में जर्नी स्टार्ट करते हैं। 24 दिन पैदल चल के वो दांडी मार्च पहुंचते हैं 6 अप्रैल 1930 को। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि 6 अप्रैल पहुँचे कब, दांडी कब पहुँचे, 6 अप्रैल को। साबरमती आश्रम से स्टार्ट कब किए, तो 12 मार्च को। और ये 6 अप्रैल को ही नमक कानून तोड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जाते हैं, एक छोटा सा केतली में समुद्र का पानी लेते हैं, उसको उबाल के नमक बना देते हैं। नमक बनाना गैर कानूनी था, अब ये नमक गांधी जी बना दिए, मतलब उसे कानून को तोड़ दिए। और ये जब तोड़ दिए मतलब कि सविनय अवज्ञा स्टार्ट हो गया, मतलब कानून का जो नियम्स है वो टूट गया। मतलब यहाँ इसे 6 अप्रैल 1930 को तोड़ के और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, इसमें क्वेश्चन आएगा कि हमारा दांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट किया गया था, साबरमती आश्रम से, कितने तारीख को, तो 22 मार्च को। अच्छा, दांडी यात्रा के दौरान कितने दिन पैदल चले, तो 24 दिन।
सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ स्टार्ट हुआ, तो दांडी में, क्योंकि नमक जहाँ तोड़ेंगे वहीं से तो स्टार्ट होगा ना। तो दांडी में बहुत लोग साबरमती आश्रम मार देते, नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ से स्टार्ट नहीं, यहाँ से तो चलना स्टार्ट किए। जहाँ पे नमक कानून तोड़ेंगे वहाँ से तो स्टार्ट होगा ना, क्योंकि कानून अवज्ञा का मतलब होता है कानून को तोड़ना। मतलब कहाँ पे कानून तोड़े, तो दांडी मार्च में। कब, 6 अप्रैल को। अच्छा, एक चीज़ था इसमें, एक और पॉइंट पूछता है कि बिहार, इस जो यात्रा में, साबरमती से दांडी का जो यात्रा है, इसमें बिहार के कौन शामिल थे, तो बिहार के एकमात्र शामिल थे गिरवरधारी चौधरी जो थे। इसमें गांधी जी के साथ वो भी साबरमती से दांडी गए थे। तो बिहार का कौन थे, तो गिरवरधारी चौधरी। अच्छा, इसलिए इसको बता दिए हैं कि बीपीएससी टीचर या बीपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है, आपका इतना से काम हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, ये सब चीज़ VBI है, ये सब VBI है, बहुत VBI है कि हर एक पॉइंट को जो गोल की, हर एक पॉइंट इसमें VBI है। अब कुछ पॉइंट्स और भी पूछता है इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में पूछता है खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार, तो खुदाई खिदमतगार किसने बनाया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खां, जिसको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां, कौन, खुदाई खिदमतगार किससे रिलेटेड है, खान अब्दुल गफ्फार खां। याद कीजिए मेरे साथ, खुद एकदम याद रखिए, VBI है, एकदम पूछता है। इन्होंने लाल कुर्ती नामक संगठन बनाई थी। तो ये भी पूछ सकता है कि लाल कुर्ती नामक संगठन किसने बनाई है, तो खान अब्दुल गफ्फार खां। लाल कुर्ती नामक संगठन किसने बनाई है, तो लाल कुर्ती नामक संगठन किसने बनाई है, तो लाल कुर्ती नामक संगठन बनाई है आपका खान अब्दुल गफ्फार खां। खुदाई खिदमतगार किससे रिलेटेड है, तो खान अब्दुल गफ्फार खां। एकदम याद कीजिए, खान अब्दुल गफ्फार खां, खानुद्दीन गफ्फार खां। ठीक है, अब इसमें और कुछ है कि इसमें और कुछ पूछता है, जैसे कि चौकीदारी टैक्स। क्या हुआ ना कि बिहार के सारण या छपरा में, बिहार के सारण छपरा में कर देने से मना कर दिया। इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, पूरा देश में कुछ ना कुछ हो रहा था। तो बिहार के छपरा में भी चौकीदारी टैक्स पहले लगता था, वो चौकीदारी टैक्स देने से मना करता। पूछता है, इसे एकदम VBI है, बिहार के कुछ एग्जाम के लिए तो बहुत VBI है कि चौकीदारी टैक्स कहाँ लगाया गया था, तो सारण में, सारण जो छपरा में था, सारण में लगाया था। क्यों, तो ये चौकीदारी टैक्स को मना कर दिया। कब वो चौकीदारी टैक्स लगाया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय मना कर दिया था। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है इसमें कि अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग, अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग किन्होंने स्टार्ट किया था, तो ये महात्मा गांधी। अच्छा, बहुत लोग इसमें अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग ने अम्बेडकर मार देते हैं, नहीं, अम्बेडकर जी स्टार्ट नहीं किए थे इसको, महात्मा गांधी किए थे अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग को। अच्छा, हरिजन नामक पत्रिका भी चलाए थे कौन, तो गांधी जी ही चलाए थे। अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग इन्होंने स्थापना किया था, तो महात्मा गांधी। हरिजन नामक पत्रिका का भी किसने किया था, तो गांधी जी किए थे। ठीक है, तो इतना बात आपको याद रखना है, ये कुछ ज़्यादा पॉइंट है नहीं। आप देख सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में दांडी मार्च एक पॉइंट पढ़ने के लिए हम बताए थे, और खान अब्दुल गफ्फार खां के बारे में बताए थे, चौकीदारी टैक्स बताए थे, और गांधी जी अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग किए थे, और हरिजन पत्रिका भी चलाए थे। बस ये 4 पॉइंट आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन में याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि 4 पॉइंट भी बताए एकदम VBI छाट के, अब इसमें से भी कुछ याद कीजिए, इसमें भी आप लोग 4 में से 2 ही को याद कीजिए, इसमें भी आप VBI लगा लीजिए। तो ऐसा नहीं करना, 4 के मतलब 4 को याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सविनय गांधी इरविन समझौता। अच्छा, गांधी इरविन समझौता से क्या पूछता है, तो सबसे पहले ये सबसे VBI क्वेश्चन आपका ये है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को, एकदम डेट के साथ याद रखना है, 1931 नहीं, 5 मार्च 1931 में समझौता हुआ था। अच्छा, ये क्या है कि तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर ने गांधी और इरविन समझौता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है, एक चीज़ याद रखिए, बीपीएससी में पूछा हुआ है कि गांधी और इरविन के बीच में ये सविनय इरविन समझौता जो, सविनय अवज्ञा, हम पीछे चले जा रहे हैं। गांधी इरविन जो समझौता हुआ, ये समझौता कराने वाले थे कौन, 2 व्यक्ति, तो तेज बहादुर सप्रू थे और MR जयकर थे। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको याद रखना है, ये VBI है। सबसे ज़्यादा VBI कौन है, तो इसका डेट। अच्छा, सरोजनी नायडू एक और पॉइंट है इसमें। सरोजनी नायडू बोले थे
कि गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा था। तो पूछता है कि गांधी और इरविन को दो महात्मा किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू। इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि गांधी और इरविन को दो महात्मा किसने कहा? तो सरोजिनी नायडू कहा था। तो ठीक है, इसमें देखिए गांधी इरविन समझौते में बस 2 ही पॉइंट आपको याद रखना है, 3 बात याद रखना है। इसका डेट 5 मार्च 1931 में तेज बहादुर सप्रू, एम जयकर मध्यस्थता की थी। सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी और इरविन को क्या बोला था? महात्मा बोला था। ये बहुत इजी है, आपको इतना रखना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कराची अधिवेशन, कांग्रेस का कराची अधिवेशन। अच्छा, उस जैसे वहाँ पे हम पढ़े थे लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, लाहौर में हुआ था, उसी तरह से यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है कांग्रेस का अधिवेशन, जिसको स्पेशली पढ़ते हैं कराची अधिवेशन। तो इसमें क्या पूछता है हमारा, कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। सबसे वीवीआई कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का मांग किया गया था। इसमें आपको क्वेश्चन 3 पॉइंट इसमें भी याद रखना है। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कब हुआ? 1931। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसमें इम्पोर्टेंट, इसमें खास क्या है कि हम इसको याद कर रहे हैं? तो खास इसमें ये है कि मौलिक अधिकार की मांग कराची अधिवेशन में की गई थी। तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं क्या है। तो ज़्यादा टॉपिक है नहीं, मैं जितना इसको शॉर्ट करके बता रहा हूँ, इतना शॉर्ट करके आपको कोई नहीं बताएगा। ये बहुत रिसर्च करने के बाद हम इसको किए हैं। अच्छा, इसमें आपको ये याद रखना है कि गोलमेज सम्मेलन। अब गोलमेज सम्मेलन में क्या है, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम बताते हैं आपको थोड़ा सा। अब देखिए होता क्या है, गोलमेज सम्मेलन क्या होता है? ये लंदन में होता है गोलमेज सम्मेलन। ये कौन बुलाता है? तो ब्रिटेन का उस समय का प्रधानमंत्री जो होता है, ब्रिटेन सरकार होता है, ये गोलमेज सम्मेलन कराता है। ये क्यों कराता है थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद आपको याद करना अच्छा रहेगा। अब देखिए 1927 में जो हमारा क्या हुआ था, साइमन रिपोर्ट आया था, साइमन कमीशन जो इंडिया में आया था, जिसमें सब अंग्रेजी था साथ के साथ, जिसका लाला लाजपत राय विरोध किए थे, पूरा इंडिया में विरोध हुआ था। अब क्या होता है कि वो अपना रिपोर्ट यहाँ से सब कुछ जो देख कर जाते हैं, उसका रिपोर्ट 27 में आता है, 30 में रिपोर्ट बताते हैं, एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं, सरकार को देते हैं। अब वो जो रिपोर्ट देता है उसको इंडिया में कोई कांग्रेस उसको मानता ही नहीं है कि नहीं ये सब जो यहाँ आकर जो ये लोग, ये गोड़े लोगों का रिपोर्ट हम नहीं मानेंगे कि हम लोगों का सब अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, ये इसका हम रिपोर्ट नहीं मानेंगे। उसके बाद क्या होता है कि सविनय अवज्ञा के समय में भी और बाकी के जितना भी बीच में आंदोलन होता है, उस समय बहुत सारा कांग्रेस का नेता जो होता है जेल में चले गए होते हैं, यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी जेल में होते हैं। कुछ बीच में ये गोलमेज सम्मेलन से पहले वो जेल में होते हैं। तो इस तरह से इसमें 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाएगा, 3 बार बुलाता है ब्रिटेन सरकार, इंडिया के लोगों को बुलाता है लंदन में कि भाई आओ और बैठ के हम लोग बात करते हैं कि क्या समस्या है इंडिया का, क्या आप चाहते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसीलिए गोलमेज सम्मेलन ये ब्रिटेन का सरकार लंदन में उसको बुलाता है। क्यों बुलाता है? क्योंकि इंडिया का जो इशू मैटर जो हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, एक समाधान निकालेंगे। तो इसमें 3 गोलमेज सम्मेलन होगा, 30 में, 31 में और 32 में। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 30 में हुआ था, कहाँ हुआ था? लंदन। सब लंदन में ही हुआ है, 1 2 3 लंदन में हुआ है। तो इसमें क्या है कि 89 भारतीय प्रतिनिधि भाग लिए थे। कितने लिए थे? 89। और कांग्रेस और महात्मा गांधी नहीं भाग लिए। अच्छा, महात्मा गांधी से भाग नहीं लिए थे, महात्मा गांधी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए थे। भीमराव अंबेडकर एक अकेला आदमी से तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए हैं। अच्छा, सम्मेलन का अध्यक्षता कौन करता है? अगर कोई भी सम्मेलन हुआ उसमें अध्यक्ष तो होगा ना, तो रैमजे मैकडोनाल्ड वहाँ का थे, रैमजे मैकडोनाल्ड ही सम्मेलन का अध्यक्षता करते हैं। तो कौन थे रैमजे मैकडोनाल्ड? तो उस समय पीएम थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, वही इसका अध्यक्ष होते थे। और इंडिया में ईसाई का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ पे जो लंदन गए उसका नाम था केटी पॉल। अच्छा, जो क्वेश्चन इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन से बन सकता है वो हमको लिख दिए हैं। कब बना हो, क्या इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन है कि कब हुआ था? 30 में। कहाँ हुआ था? लंदन में। गांधी जी गए थे? नहीं गए थे। कौन गया था? बी.आर. अम्बेडकर गए थे। 89 भी और भी गए थे साथ में, लेकिन उतना फेमस पर्सनालिटी होता है उसका नाम याद रखना है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे ये? तो ब्रिटेन के पीएम थे। अच्छा, ईसाई का प्रतिनिधित्व गोलमेज सम्मेलन में कौन किया था? केटी पॉल किया था। तो इतना आपको याद कर लेना है। अच्छा, अब देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों?
क्योंकि इसमें अब महात्मा गांधी जाएंगे। अब देखिए क्यों जाएंगे, अब क्या होगा, देखिए कब हो रहा है 31 में। तो इसी 31 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी जी को जेल से निकालता है इरविन और बोलता है, अभी जो गांधी इरविन समझौता जो पीछे हम लोग पढ़े थे पिछले टॉपिक में, उस समय यही होता है, गांधी इरविन समझौता में ही होता है कि ब्रिटेन बोलता है कि आप गोलमेज सम्मेलन में आइए गांधी जी को और हम आपका बात को सुनेंगे। तो गांधी जी इसलिए द्वितीय गोलमेज से उनको जेल से निकालता है और बोलता है आइए। तो महात्मा गांधी इसलिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, मात्र द्वितीय में ही महात्मा गांधी भाग लेते हैं। गांधी जी लेकिन अब कुछ क्वेश्चन और भी पूछ लेता है कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, तो द्वितीय कब हुआ था, वो 30 में प्रथम, 31 में द्वितीय और तृतीय हमारा 32 में होगा। तो कौन गए थे, तो महात्मा गांधी जी गए थे। महात्मा गांधी कभी ऐसे पूछ लेता है कि लंदन में जब गए और रुक के भाग लेने के लिए तो कहाँ रुके थे, किंग्सले हॉल है लंदन में, वही किंग्सले हॉल में रुके थे। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि ये जो, लेकिन गए तो थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए हैं, लेकिन हुआ क्या यहाँ पे कि सांप्रदायिक समस्या, सांप्रदायिक प्रतिनिधि की बात वहाँ हो रहा था। जैसे कि अंबेडकर जी गए थे और बोले थे कि नहीं, दलित के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहिए हमको। अंबेडकर जी क्या बोले कि दलित के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, जैसे कि दलित का जो वोट देने वाला होगा वो दलित ही होगा। तो महात्मा गांधी इस चीज़ को नहीं माने, कहे कि नहीं, पहले से तो मुस्लिम का जो 1909 में मुस्लिम को अलग दे दिया गया था कि मुस्लिम को मुस्लिम ही चुनेगा, इस तरह का। तो एक तो मुस्लिम ऐसे ही फूट डालो राज करो वाला अंग्रेज का नीति है, उसको हम नहीं मानेंगे। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधि था, मतलब सांप्रदायिक मतलब एक संप्रदाय का, दलित के लिए एक अलग सा निर्वाचन मंडल की बात हो रही थी, तो इस पे नहीं माने। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, एकदम भी है, इसको याद रखना है कि कौन गए थे, तो महात्मा गांधी द्वितीय में शामिल हुए थे। क्यों वो सफल रहा, इसलिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाता है। तो असफल क्यों हुआ, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण, यानी संप्रदाय मतलब होता है जाति उति या किसी वर्ग की बात होता है। तो ये हो गया, दलित का जो अलग निर्वाचन क्षेत्र मांग रहे थे, इसके कारण ये असफल हो गया। गांधी जी इसको नहीं माने, लेकिन नहीं ऐसा नहीं, वैसा तो हिंदू से अलग हो जाएगा दलित। फिर एक नोट में एक और क्वेश्चन पूछता है, अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, तो BR अंबेडकर जी तीनों में गए। हो हमेशा दलित के बात को लेकर वहाँ पे जाते थे, दलित के मुद्दा को उठाते थे वो। तो ये बहुत भी यही है, इसको याद रखना है, ये कारण क्यों सफल रहा। तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से आते हैं तो बोलते हैं कि देखो ठीक है, हम खाली हाथ लौटे हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन से, लेकिन हम अपने भारत के झंडा को झुकने नहीं दिया। ये आने के बाद इंडिया में स्टेटमेंट महात्मा गांधी देते हैं। अच्छा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन में कुछ खास है नहीं। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो 1932 में, क्योंकि तीसरा में भी गांधी जी नहीं गए। जब द्वितीय देखे कि द्वितीय में ही कुछ बात नहीं निकल रहा है, तो तीसरा को बहिष्कार कर दिए, कहें कि नहीं, बैकआउट कर दिए कि नहीं, हम तीसरा में नहीं जाएंगे। प्रथम में भी नहीं गए थे, तीसरे में भी नहीं गए थे। तो ये आपको गोलमेज सम्मेलन, एक बार हम लोग गोलमेज सम्मेलन को फिर से देख लेते हैं। प्रथम में क्या हुआ था, 30 में हुए, द्वितीय 31 में, तृतीय 32 में। तीनों कहाँ हुआ, लंदन में। पहले वाले में महात्मा गांधी गए थे, नहीं गए थे। BR अम्बेडकर तो तीनों में गए हुए हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे, रैमजे मैकडोनाल्ड थे। कौन थे ये, PM थे। और ईसाइयों के प्रतिनिधित्व कौन किया, KT पॉल ने किया। चलिए ठीक है। फिर द्वितीय के बारे में हमसे पूछता है, कब हुआ, 31 में हुआ। गांधी जी गए थे, जी गांधी जी मात्र द्वितीय में गए थे। कैसे गए थे, तो लंदन में गए, किंग्सले हॉल में गए थे। ठहरे कहाँ थे लंदन में, तो किंग्सले हॉल में। गए कैसे थे ये आपको नहीं इसमें लिखा हुआ है, लेकिन राजपूताना करके एक जलपोत था, पनिया जहाज जिसको बोलते हैं, राजपूताना, उसी से होकर वो लंदन गए थे। हवाई जहाज़ से नहीं गए थे गांधी जी, वो जल मार्ग से गए थे, पानी से होते हुए गए थे। राजपूताना एक नाम का एक जलपोत था, उसी से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल क्यों, सांप्रदायिक समस्या के कारण। और अंबेडकर जी तीनों में गए हैं। बस इतना गोलमेज सम्मेलन के बारे में याद रखिएगा, एकदम मस्त क्वेश्चन बना के आइएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। अच्छा, सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट। देखिए एकदम लाइन से पढ़ रहे हैं, देख लीजिए आप। 31-32 तक हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 32 के बाद क्या हुआ, एकदम इतिहास क्रम में पढ़ रहे हैं हम लोग टॉपिक में, या फिर होगा क्या। अच्छा, एक चीज़ को समझिए, इसको समझना बहुत जरूरी है, सांप्रदायिक पंचायत और पूना पैक्ट। सांप्रदायिक पंचायत या पूना पैक्ट होता क्या है, तो इसमें होता ये है कि जो गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर जी हट गए थे कि नहीं, अब तो हमको दलितों के लिए अलग से ही पृथक निर्वाचन, दलित वर्गों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए हमको। तो इस बात पे गांधी जी कहें कि नहीं, ऐसे नहीं होगा,
निर्वाचन मंडल की बात नहीं की जाएगी। हम देखिए अलग दलित के लिए अलग चुनाव हो ऐसा नहीं, हम क्या करते हैं जैसे कि अभी भी है कि दलित के लिए कुछ सीट का आरक्षित कर देते हैं कि इतना दलित वाला सीट पर दलित लड़ेगा, मतलब जो दलित जाति से आते हैं उसके सीट पे, जैसे कि कोई हरिजन सीट अभी भी देखते हुए कि मुखिया का सीट यहाँ का हरिजन हो गया, मतलब वहाँ से कोई हरिजन ही मुखिया बनेगा, दूसरा जात वहाँ से नहीं लड़ सकेगा। तो वो उस समय किए थे कि हम आरक्षित कर देते हैं। उसी समय गांधी जी जेल में थे, यरवदा जेल में, और वहीं से ये पूना पैक्ट, ये सांप्रदायिक पंचायत की बात होती है। चलिए देखिए एक बात है, सांप्रदायिक पंचायत सबसे पहले पूछेगा, सांप्रदायिक पंचायत या इसको कॉमनल अवार्ड भी बोलते हैं, पूना पैक्ट भी जनरली इसको मान लीजिए। सांप्रदायिक पंचायत, पूना पैक्ट या कॉमनल अवार्ड, सब नाम याद रखना है आपको। कब हुआ था? 1932 में। एकदम VVI क्वेश्चन, इसको याद रखो, जितना कह रहे हैं याद रखिए, इसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगाइए, ज़्यादा दिमाग लगाइएगा गिर जाइएगा। दिमाग लगाकर हम बहुत सारा दिमाग लगाकर हम इसको बनाए हैं। तो किसके लिए था ये? दलित वर्गों के लिए। क्या मुस्लिम के लिए था? क्या नहीं। सिख के लिए था? क्या नहीं। किसके लिए था? दलित वर्ग, हिंदू, जो दलित वर्ग, हिंदू में जो दलित वर्ग आते हैं उनके लिए था ये सांप्रदायिक पंचायत। तो क्या था? पृथक निर्वाचन मंडल की बात की गई थी। लेकिन इसी समय गांधी जी का पहला आमरण अनशन हुआ था। अच्छा, इसी जब पृथक निर्वाचन मंडल का बात हुआ तो गांधी जी नहीं माने, इसी समय आमरण अनशन पर बैठ गए कि नहीं अब हम खाएंगे ही नहीं, तुम लोग ऐसा कर रहा है कि तो मुस्लिम अलग हो गया, अलग उसका चुनाव होगा, अब हिंदू भी अलग हो जाएगा, सिख के लिए भी कुछ आप अलग कर दिए, सबको अलग कर दो, सब फूट डालो राज करो वाला नीति चल रहा है, तुम लोग भी उसको अंग्रेज को इसी में सहयोग कर रहे हो। वो गुस्सा गए इस पर, अम्बेडकर पर, कहें कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ये सबको हम अलग निर्वाचन मंडल नहीं देंगे। तो अम्बेडकर जी बोले कि ठीक है, तो चलिए बैठ के हम लोग बात करते हैं कि क्या किया जाए। तो वही गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी करते हैं कि पूना पैक्ट जो ही या जो भी है सांप्रदायिक पंचायत 1932 में जो हुआ था, तो इसमें क्या किए कि दलित के लिए चलिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र नहीं रहेगा, लेकिन क्षेत्र तो क्या कर दिए, आरक्षित कर दिए। 148 को सीट क्या कर दिए प्रांतीय विधानमंडल में, और जनरल के जो भी सीट था उसका 18% सीट केंद्रीय विधानमंडल में आरक्षित कर दिए। देखिए उस समय केंद्रीय सांसद नहीं होता था, केंद्रीय विधानमंडल ही बोलते थे, और राज्य का भी जो बोलते थे उसको भी विधानमंडल ही बोलते थे। तो इसमें कन्फ्यूज मिलता है कि दोनों में विधानमंडल लिख दिया है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, उस समय विधानमंडल ही नाम था। उस समय प्रांतीय जो विधानमंडल का जो हेड बनते थे उसको प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। तो उस समय का एक अलग था, अभी तो मुख्यमंत्री कहते हैं ना, उधर प्रधानमंत्री बोलते थे। तो पूछिएगा कि पूना पैक्ट जो 32 में सांप्रदायिक पंचायत निर्वाचन, तो चलिए अलग निर्वाचन दलित के लिए तो मंडल नहीं मिला, तो क्या मिला, तो आरक्षित बोले गांधी जी की कुछ सीट हम उनके लिए आरक्षित कर देते हैं, 148 को सीट उनके लिए आरक्षित कर देते हैं। जनरल का जितना सीट है उसमें से 18% सीट केंद्रीय विधानमंडल केंद्र में भी उनके लिए आरक्षित रहेगा। तो ये हो गया। उसके बाद से क्या होते हैं ना कि गांधी जी दलित के लिए वो बहुत ही ज़्यादा वो समर्पित हो जाते हैं। अब कांग्रेस के राजनीतिक में बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं, और दलित के उत्थान के लिए, कि पहले दलित के साथ बहुत सारा शोषण होता था, कि छुआछूत होता था कि ये हरिजन है, ये नीचे कास्ट का है, इनके साथ बैठना नहीं है, खाना नहीं है, हम इनको अलग रखिए समाज से। तो ये सब को उन्मूलन करने के लिए, सबको दूर करने के लिए समाज के लिए गांधी जी अब इसमें लग जाते हैं। तो इसलिए गांधी जी स्थापना उसी समय करते हैं अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, जो भी हम लोग पीछे पढ़े थे, अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग, पीछे भी हम लोग इसको याद किए थे, वही वाला है। या इसको ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, अनटचेबिलिटी मतलब होता है अस्पृश्यता या छुआछूत, तो वही इसी को इंग्लिश में लिख दिया है। या इसको बाद में इसका नाम कर देता है हरिजन सेवक संघ, इसका नाम क्या देता है, हरिजन सेवक संघ कर देता है। अच्छा, एक तो हो गया गांधी जी कहते हैं, तो इसको याद रखना है इसको भी। अच्छा, एक और जगजीवन राम भी उस समय कुछ करते हैं, दलित वर्गों का संघ बनाता है जगजीवन राम। अच्छा, अंबेडकर जी भी एक फेडरेशन का स्टार्ट करते हैं, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना कौन करते हैं, तो अंबेडकर जी करते हैं। अच्छा, तीनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था, और हम भी क्या हो जाते हैं कि इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर में ये अंबेडकर जी है, दोनों तीनों रहेगा, जगजीवन राम, अंबेडकर जी, गांधी जी, ये तीनों ऑप्शन में रहेगा आपको। और पूछ देगा अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का कौन किया था, तो आपसे पूछना होगा कौन, हरिजन सेवक संघ का स्थापना किसने किया था, तो गांधी बाबा का नाम मानना है। फिर जगजीवन राम दलित वर्गों का संघ,
दलित वर्गों का संघ, जगजीवन राम। अच्छा, अंबेडकर जी क्या कहते हैं, ये पूरा इंग्लिश में है, देखिएगा यहाँ पे क्या था, छुआछूत बीच में है, लेकिन इसमें छुआछूत नहीं है, शेड्यूल कास्ट बीच में है, शेड्यूल कास्ट। तो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, देखिए इंग्लिश में ही याद रखिएगा, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, तो जिसमें शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बात होगा तो शेड्यूल, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कौन, अंबेडकर जी। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, महात्मा गांधी, या उसको ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, अनटचेबिलिटी या छुआछूत के बात होगा तो गांधी जी आए थे, और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बात आया तो अंबेडकर जी इसकी स्थापना किए थे। तो जगजीवन राम क्या किए, दलित वर्गों का संघ की बात आएगा तो जगजीवन राम किए थे। इसमें सबसे भी ये है, उसके बाद से ये भी है, तो ये दोनों तो कम से कम आपको याद होना चाहिए। अच्छा, एक और पॉइंट है कि इस समय बहुत नाराज़ हो जाते हैं, ये अंबेडकर जी बहुत नाराज़ रहते हैं गांधी जी से, कहते हैं ठीक है हम आपका बात, तुम्हारे अनशन पर बैठ जाते हैं, आप हर बार अनशन पर बैठ जाते हैं, हमसे बात मनवा लेते हैं, लेकिन आप करते कहाँ हैं, आप तो क्या करते हैं ना, गांधी जी के बारे में बोले कि इतिहास बताता है कि गांधी जी क्षणिक भूत की भांति, लिखल थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, धूल की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अम्बेडकर जी गांधी पे गुस्सा आते, कहते हैं आप तो कहते हैं थोड़ा देर के लिए, आप कहते हैं कि नहीं हर जन को हमको ऊपर उठाना है, थोड़ा सा धूल, जैसे मुट्ठी में लोग आदमी धूल उठाता है और फिर उड़ा देता है, तो ऐसा वाला नहीं काम करना है, आपको करना है तो कुछ ठोस कीजिए। तो अम्बेडकर जी का स्टेटमेंट था गांधी जी के बारे में कि आप ऐसा कुछ नहीं करते, थोड़ा देर के लिए आप हर जन को उठाने की बात करते हैं, फिर सब लोग शांत हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ये अंबेडकर जी बोले। तो पूछता है कि किसने बोला था, तो अंबेडकर जी बोले थे। अच्छा, एक बार हम लोग अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़ रहे थे, सांप्रदायिक पंचाट या पूना पैक्ट, सांप्रदायिक पंचाट या पूना पैक्ट। तो आपको पता है कि सांप्रदायिक पंचाट या पूना पैक्ट किसके लिए था, तो दलित वर्गों के लिए था। ठीक है, कब हुआ था, 1932 में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ, तो दलित वर्गों के लिए सीट का आरक्षण दिया गया 148 गो, और जितना जनरल का सेट है उसका 18%, केंद्रीय विधानसभा में और प्रांतीय विधानसभा में 148 गो। ठीक है, ये इतना सांप्रदायिक पंचाट में हुआ था। इसमें दलित वर्गों के लिए बस ये था, ये दूसरे कास्ट के लिए नहीं था। अच्छा ठीक है, देखिए अब गांधी जी का और इसका भी 2-3 तो बात हम आपको बोले थे कि क्या याद करना है। तो गांधी जी किसका स्थापना किए थे, अंबेडकर जी किसका स्थापना किए थे, और अंबेडकर जी ने गांधी जी के बारे में क्या बोला था। तो इतना बात आपको, हमको लगता है, देखिए याद कीजिए, अब हमेशा नहीं कभी पढ़ ली और याद करेंगे हम कभी और, तो ये सही नहीं है, इसलिए हमको अब भी याद करना है। जनरली हम देखे हैं कि पूछता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, 1934 में, ये आप कभी भी है, ये याद कर लेना है। फिर पूछेगा इसको किसने किया था, तो जनरली ऑप्शन में अध्यक्ष और महासचिव देकर नहीं होता है, नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। तो इसमें या अगर अध्यक्ष पूछ लेते शायद रखिए, इसमें क्या था, सोशलिस्ट पार्टी के गठन में ये अध्यक्ष थे नरेंद्र देव और महासचिव बनाए गए थे जयप्रकाश नारायण को। लेकिन जनरली हम देखते हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था, तो दोनों ऑप्शन रहता है, नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, तो ये लगा देना है। ठीक है, अच्छा इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो पटना में हुई थी, पटना में ही किया गया था। तो कहाँ पे, VVI बिहार के क्वेश्चन के लिए तो बहुत ही VVI टॉपिक हो गया, जो बिहार का एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी BPSC अगर टीचर अभी जो है 4.0 के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। सर जयप्रकाश नारायण को कुछ उपाधि लोकनायक कहा जाता था, तो लोकनायक किसको कहा जाता था, जयप्रकाश नारायण को ही। उसके बाद में उन्हें भारत रत्न कब जयप्रकाश नारायण को मिला था, 1999। अच्छा, भारत रत्न इसलिए लिख दिए हैं कि अभी कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न मिला है, तो इसलिए अगर हो सकता है बिहार से और भी जैसे हुए जयप्रकाश नारायण, तो किन्हें मिला, तो 1999 में। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, तो अप्रैल 1946 में। जयप्रकाश दिवस अप्रैल 1946 में मनाया गया था, क्योंकि इसी दिन ये रिहाई हुए थे जेल से। ठीक है, तो इतना सारा क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, 1934 में। कौन किया था, नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण। कहाँ पे पहली बैठक हुई थी, तो पटना में। लोकनायक से किनको कहते हैं, तो जयप्रकाश नारायण को। उनको भारत रत्न कब मिला था,
तो 1999। अब देखिए प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन। तो 1937 में प्रांतीय चुनाव होता है और मंत्रिमंडल का गठन होता है। अब क्या है, इसमें पूछेगा कि 1935 भारत अधिनियम के तहत आधार पर चुनाव कराया। तो पूछेगा कि जो 1937 में चुनाव हुआ किस अधिनियम के तहत, तो 1935 के अधिनियम से। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए हम इसमें डाल दिए हैं। कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितना दिन रहा, तो 28वां। क्या होता है कि कांग्रेस जब मंत्रिमंडल बनता है उसके बाद में 28 माह के बाद ये कांग्रेस मंत्रिमंडल त्याग कर देता है, क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है उसमें अंग्रेज बिना भारतीय के पूछे हुए यहाँ के जो भी सेना है, यहाँ के आदमी जो सेना में थे, यानी ब्रिटिश इंडियन आर्मी को युद्ध करने के लिए वो युद्ध में डाल देते हैं, मतलब युद्ध करने के लिए भेज देते हैं। तो इसके कारण ये लोग दुखी हो जाता है कि अगर हम सब कुछ अंग्रेज खुद से ही करेगा, बिना पूछे हमसे करेगा, तो फिर हम चुनाव क्यों करा रहा है, हमारा मंत्रिमंडल का क्या फ़ायदा है। तो इसलिए 28 महीने बाद में ये त्यागपत्र दे देते हैं। तो 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र होता है, इस दिन वो त्याग देते हैं। अब देखो इसमें 28 महीने के बाद में अब ये क्या होता है, तब ये त्याग देते हैं तो मुस्लिम लीग जो होता है, मुस्लिम का पार्टी जो होता है मुस्लिम लीग, ये बहुत खुश हो जाता है। स्पेशली वो जिन्ना जो होता है वो बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है कि चलो आज ये देश को कांग्रेस से मुक्ति मिल गया। हालांकि वो लोग ये बात को समझता नहीं है कि वो त्यागपत्र क्यों दे रहा है। तो त्याग इसलिए कि सरकार को इसलिए त्याग दिया था, या सरकार मंत्रिमंडल त्यागपत्र इसलिए दिया था क्योंकि वो अंग्रेज बिना पूछे इन लोगों से यहाँ के सेना को, यानी यहाँ के सेना को युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया था, इसके कारण। लेकिन मुस्लिम लीग क्या करता है, 22 दिसंबर 1939 को मुसलमान द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। क्या करता है, मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो अब से ही पूछ लेता है कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया, मुसलमान मुक्ति दिवस कब मनाता है, तो 22 दिसंबर 1939। देखिए अक्टूबर में त्यागपत्र देता है, नवंबर दिसंबर 2 महीने बाद में मुक्ति दिवस मनाता है। अच्छा एक क्वेश्चन और इससे पूछता है, काश्तकारी बिल कब पारित किया गया, तो 1937 में काश्तकारी बिल को पारित किया गया है। अच्छा ये काश्तकारी बिल क्या था, तो इसमें था कि बिहार और संयुक्त प्रांत बोलते हैं यूपी को, में भू स्वामित्व के समाप्त करने हेतु चलाया गया था। मतलब भू स्वामित्व को समाप्त करने के लिए चलाया गया था काश्तकारी बिल, कब, 1937 में। अच्छा संयुक्त प्रांत में कांग्रेस अकेला सरकार बनाया। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस अकेला ही सरकार बनाता है, उसका प्रधानमंत्री कौन बनता है, तो गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, अब देखिए अब छोटा सा टॉपिक है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। त्रिपुरी संकट में क्या होता है, इसमें पूछेगा कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। तो क्या होता है कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में कांग्रेस का अध्यक्ष निर्विरोध चुने जाते हैं। पहला बार जब कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं 1938 में, तो इनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता, निर्विरोध बन जाते हैं। कहाँ का, हरिपुरा में। फिर क्या होता है, एक साल बाद अगले साल जब होता है 39 में, ये त्रिपुरी में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सेकेंड टाइम अध्यक्ष बन जाते हैं। हालांकि इससे क्या हो जाता है, गांधी जी नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि 1939 में पट्टाभी सीतारमैया को महात्मा गांधी ही खड़े किए रहते हैं अध्यक्ष के इलेक्शन के लिए, लेकिन उसको हरा के सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी में, वो पट्टाभी सीतारमैया को हरा के त्रिपुरी में वो खुद अध्यक्ष बन जाते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा लोग सपोर्ट कर देता है। इससे गांधी जी को भी बहुत वो लगता है कि हम जिसको सपोर्ट किए वो भी हार गया। तो अब क्या हो जाता है, लेकिन क्या होता है, उसी में ये तो जीत गए, उसके बाद में कार्यकारिणी के गठन की बात आता है, तो महात्मा गांधी इनमें थोड़ा सा वो हो जाता है, अनबन हो जाता है, जिसके कारण कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र दे देते हैं। और त्यागपत्र देने के बाद में राजेंद्र प्रसाद जो होते हैं, राजेंद्र प्रसाद ये अध्यक्ष बन जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, फिर इसमें ये पूछेगा, अच्छा एक मिनट, 1939 में जब ये त्यागपत्र दे देते हैं, उसके बाद ये खुद अपना एक संस्था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लेते हैं सुभाष चंद्र बोस। इसमें पूछेगा कि त्रिपुरी जो संकट है वो कब हुआ, 39 में।
अच्छा, किसको हरा कर बने थे? पटाभी सीतारमैया को हरा कर अध्यक्ष बने थे। अच्छा, किस बात पर ये त्यागपत्र दे दिए थे? क्यों त्यागपत्र दे दिए सुभाष चंद्र बोस? तो कार्यकारिणी गठन के प्रश्न पर सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। अच्छा, फिर पूछता है क्वेश्चन बहुत भी है कि सुभाष चंद्र बोस जब त्यागपत्र दे देते हैं तो उसके बाद में अध्यक्ष कौन बनता है? तो राजेंद्र प्रसाद। तो इतना ही सारा क्वेश्चन है इस टॉपिक से, और इतना कर लेंगे तो आपका बन जाए। अब 21 नंबर टॉपिक है देसी रियासत। देसी रियासत में क्या होता है? देसी रियासत उसको बोलते हैं जब अंग्रेज था, जब अंग्रेज यहाँ पे था तो उसके बाद में अंग्रेज तो रूल कर ही रहा था, लेकिन पूरे इंडिया में छोटे छोटे प्रोविंस में, छोटे छोटे क्षेत्र में यहाँ के राजा लोग भी था। वो क्षेत्र और राजा तो अंग्रेज को टैक्स देता ही था, लेकिन उस एरिया का मालिक राजा हुआ करता था। तब उसी को बोलते हैं रियासत, देसी रियासत, यानी राजा जो होता था उसी का रियासत। तो यहाँ पे 700 से ऊपर राजा था, 700 से ज़्यादा देसी रियासत था। तो अब क्या होता है कि बटलर समिति का गठन कब होता है? 1927 में। उद्देश्य सरकार और भारतीय रियासत का संबंध का जांच करना। तो बटलर समिति का गठन क्यों किया गया? तो किया कि भारत सरकार और भारतीय रियासत का क्या संबंध है जांच करना, मतलब किस तरह का संबंध है, कैसा संबंध है, उनमें बनता है कि नहीं बनता है। इसके कारण इसके जांच के लिए बटलर समिति का गठन अंग्रेज द्वारा कब किया था? 1927 में। अच्छा, ऑल इंडिया टेस्ट पीपुल कांग्रेस का गठन भी 27 में हुआ था। अच्छा, इसी का 10-12 साल बाद 39 में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू भी बने थे। अच्छा, 3 रजवाड़ा था। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि 3 कौन कौन सा रजवाड़ा था जो अंग्रेज के समय भी। अच्छा, क्या हुआ कि जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद में सारे जितने भी 700 राजा थे सब लगभग इंडिया में अपना किसी न किसी तरह से इंडिया में शामिल हो गए। लेकिन इसमें एगो जूनागढ़ था, जम्मू कश्मीर था और हैदराबाद, ये 3 होता है कि आज़ादी के समय तक ये इंडिया में शामिल नहीं थे। ये मतलब अलग ही, मतलब इंडिया में रहते हुए भी ये इंडिया के पार्ट नहीं थे। इसको मैप को देखेंगे, जैसे हैदराबाद को देखेंगे इंडिया के बीचों बीच है, और ये बोला कि नहीं हम इंडिया के साथ नहीं रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा ये टेंशन की बात थी कि अगर ये इंडिया में अगर ऐसा होता कि इंडिया के बीच वाला पार्ट हो, और इंडिया का है ही नहीं है, तो क्या होता, जितना भी आतंकवादी होता आके वहीं पे बस जाता, जिधर जिधर बम फोड़ देता। तो ये जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और ये आज़ादी के बाद हमारे इंडिया में शामिल होते। जैसे जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 15 अगस्त में 47 में आज़ाद हुआ, 26 अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह यहाँ का राजा था, वो विलय पत्र पर साइन होकर ज्वाइन कर दे। फिर हैदराबाद 29 नवंबर को मीर लइक अली वहाँ के राजा था, वहाँ का प्रधानमंत्री था हैदराबाद का, वो जाके इंडिया में मिलते हैं। तो एक चीज़ इसमें पूछता क्या है, इसमें क्या पूछेगा, तो सबसे भी यही है कि बटलर समिति का गठन कब हुआ था? 1927 में। अच्छा, बटलर समिति का गठन का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय सरकार और भारतीय रियासत के बीच में संबंध को जांच करना कि किस तरह का संबंध है। एक बार ये भी क्वेश्चन आया है कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1927। ये नहीं पूछेगा। 3 रजवाड़ा कौन है? जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, जो आज़ादी के समय भी भारत में शामिल नहीं था। चलिए ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें? तो नेक्स्ट टॉपिक हो गया आपको 22 नंबर द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या है आपका, 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होता है? जब जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ हुआ। जर्मनी जब पोलैंड पर आक्रमण कर देता है, उसके साथ विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और कब तक चलता है? 45 तक चलता है। लगभग 6 साल 5.5 साल के करीब में ये विश्व युद्ध चलता है। अच्छा, विश्व युद्ध में क्या होता है कि 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध के लिए अंग्रेज घोषित कर देता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या होता है कि 1 सितंबर को तो युद्ध शुरू हुआ। अब क्या होता है कि 27 अक्टूबर को जो इंडिया में जो ब्रिटिश का इंडियन सैनिक थे, उस सैनिक को भेज दिया जर्मनी से लड़ने के लिए। अच्छा, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय? तो कौन थे द्वितीय विश्व समय? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। तो ये 3 पॉइंट हमको याद रखना है। अच्छा, 23 में देखिए, 23 में क्या है? 23 में हो गया पाकिस्तान की मांग। तो इसमें 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए, पाकिस्तान का नाम सबसे पहले दिया था कौन? चौधरी रहमत अली। लेकिन
1940 में ये कोई नाम कौन दिया था? सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग कौन किया था? तो चौधरी रहमत अली किया था। नाउ एंड नेवर कुछ करके पम्पलेट्स आता था, उसी में इसका नाम का जिक्र किया था पाकिस्तान का। अच्छा, 1940 में लाहौर अधिवेशन होता है, इसका अध्यक्ष रहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। वो क्या होता है, अलग देश पाकिस्तान का मांग करते। तो ये आपको बहुत ही 1940 आपको याद रखना है, VVI है। पूछिएगा पाकिस्तान की मांग कब किया गया था? तो 1940 में। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया? तो रहमत अली, चौधरी रहमत अली। ठीक है। अच्छा, कुछ और भी है, जैसे नाउ और नेवर, नाउ और नेवर पम्पलेट लिखा था चौधरी रहमत अली। अच्छा, इसी पम्पलेट में, नाउ एंड नेवर पम्पलेट में ही वो पाकिस्तान शब्द का पहला बार चौधरी रहमत अली जिक्र किया। चौधरी रहमत अली एक स्टूडेंट था, एक यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई करता था, उसी समय पम्पलेट लिखा था। अच्छा, सरोजनी नायडू क्या बोली थी? सरोजनी नायडू बोली थी कि जिन्ना और मुस्लिम लीग, जिन्ना के बारे में बोली थी, जिन्ना मुस्लिम और हिंदू एकता का दूत है। यानी कुछ तारीफ़ कर दी थी जिन्ना का। जिन्ना कौन है? तो पाकिस्तान, जैसे यहाँ पे महात्मा गांधी, उसी तरह से पाकिस्तान का महात्मा गांधी समझिए इसको। जिन्ना मुस्लिम हिंदू एकता का दूत है। अच्छा, एक बुक का भी नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये कौन बुक है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। किसने लिखा है? तो जवाहरलाल नेहरू। तो इस बात को ज़्यादा हुआ नहीं, चौधरी रहमत अली 1940 को याद रखना है। जिन्ना को मुस्लिम हिंदू का एकता का दूत किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने कहा था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू लिखी है। वेरी इजी। अच्छा, व्यक्तिगत सत्याग्रह देखेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था कब? 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। इसमें पूछता है कि प्रथम सत्याग्रही, व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। तृतीय सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। कौन थे? ब्रह्मदत्त। प्रथम कौन थे? विनोबा भावे। द्वितीय जवाहरलाल नेहरू। तृतीय ब्रह्मदत्त। अच्छा, सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो गांधी जी। ये क्वेश्चन ये भी आता है कि सर्वोदय शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो गांधी जी। गांधी जी सर्वोदय शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे। तो बस ये व्यक्तिगत सत्याग्रह से आपको ये 4 पॉइंट को याद रखना है। अच्छा, क्रिप्स मिशन। अच्छा, क्रिप्स मिशन में एकदम हम जब भी देखें, बस क्रिप्स मिशन में पूछता है कि क्रिप्स मिशन कब आया था, भारत कब आया था? तो 1942 में। गांधी जी ने इसको बोला था इसके बारे में कि क्रिप्स मिशन एक उत्तर तिथि चेक है। उत्तर तिथि में होता है पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक के मतलब हुआ एक ऐसा चेक है जिसका डेटे फेल हो गया है। मतलब चेक का अगर बैंक में लेकर जाएंगे, मतलब पूरा स्टेटमेंट ऐसे बोला था कि ये चेक ऐसा है, एक टूटी हुई बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। एक तो बैंक टूटा हुआ है ही नहीं, ऊपर से उस बैंक का चेक है, वो भी डेट फेल चेक है, मतलब डेट की कोई वैल्यू नहीं है। तो क्रिप्स मिशन के बारे में कहे थे कि उत्तर तिथिक चेक है। तो कौन बोले थे इसको? तो महात्मा गांधी। पूछता है कौन बोले थे? तो महात्मा गांधी। कब आया था? तो 1942। क्रिप्स मिशन को इतना याद रखना है। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में क्या है कि सबसे पहले पूछता है कि प्रारंभ क्या हुआ, कब हुआ, ये या डेट भी याद रखना है। 8 अगस्त 1942 में। कहाँ? वर्धा में ये प्रस्ताव पारित हुआ। कहाँ पारित हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन का? ये भी पूछता है। तो वर्धा में। अध्यक्ष कौन थे वहाँ का जब पारित हुआ? तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। अच्छा, करो एंड मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ही दिया था। कौन दिए थे? महात्मा गांधी बोले थे करो या मरो। होता क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ही स्टार्ट करते हैं 8 अगस्त को, कि 9 अगस्त को अंग्रेज ऑपरेशन जीरो आवर लॉन्च कर देता है। ऑपरेशन जीरो आवर में क्या होता है कि अंग्रेज बोलता है अपने फोर्स को कि जहाँ मिले, जितना भी नेता है इंडिया का, सबको अरेस्ट कर लो। जहाँ जो मिले, बिहार में मिले तो बिहार में अरेस्ट कर लो, साउथ में मिले साउथ में अरेस्ट कर लो, मुंबई में मिले मुंबई में कर लो। पूरे इंडिया को पुलिस को बोल दिया कि ब्रिटिश पुलिस को कि जिसको जहाँ जो मिल रहा है उसको उठा लो वहीं से। तो क्या हुआ कि वो एक दिन बाद ही, ऑपरेशन जीरो आवर के बाद, तब महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया उसी समय। कहाँ से? पूना में अरेस्ट किया। पूना कहाँ पे है? मुंबई में। पूना में अरेस्ट कर लिया और आगा खा पैलेस में जाकर रखा। पूछता एकदम VVI है ये आगा खा पैलेस। पूछता है कि अरेस्ट करके कहाँ पे रखा? तो आगा खा पैलेस में रखा है। एकदम पूछता है कहाँ रखा? तो आगा खा पैलेस में। राजेंद्र प्रसाद को
ये अभी बिहार में ही थे, पटना में, तो पटना से इनको उठा लेता है और बांकीपुर जेल है पटना में ही, उसी जेल में जाके इनको रख देता है। अच्छा, ये पूछता है VVI है जयप्रकाश नारायण के बारे में। जयप्रकाश नारायण के बारे में पूछता है कि कहाँ पे, तो इनको हजारीबाग जेल में रखा था। इनको जयप्रकाश नारायण कहाँ रखा था? हजारीबाग जेल में। राजेंद्र बाबू को बांकीपुर जेल में, और महात्मा गांधी को था इनके साथ, सरोजनी नायडू भी थी, उनको आगा खा जेल में, आगा खा पैलेस है एक, उस पैलेस में रखा था इनको। इन लोगों को जेल में, बांकीपुर जेल में, हजारीपुर जेल में इन लोगों को उठा के उधर रख दिया। ठीक है। अब देखिए, सारे नेता तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में अब अरेस्ट हो गए, तो अब क्या बच गया कि कोई नेता बड़ा तो था नहीं, अब सेल्फ कंट्रोल्ड हो गए। जो पहले तो महात्मा गांधी इसको कंट्रोल करते ही थे, अब लोग को जैसे कर रहा है वैसा अपना करो मरो का नारा देते हुए। ऐसा होता था कि किसान दिन भर काम करता था और रात में निकल के अंग्रेज को काटता था, बड़ी थूरता था पकड़ पकड़ के। तो ऐसा ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय होता था, दिन भर काम करता था किसान और रात में पकड़ पकड़ के अंग्रेज़ों को मारता था, हमला करते रहता था, गोरिल्ला युद्ध। अच्छा देखिए, एक दो पॉइंट और है। राम मनोहर लोहिया, याद रखिए ये बिहार का ही है, VVI है। राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता, ये दोनों क्या करते हैं? भूमिगत रेडियो का संचालन करते हैं। भूमिगत मतलब ये छुप के करते थे, ऐसा दिखा के, वो भी नेपाल की तरफ उधर बॉर्डर के उस साइड में जाके, और छुप के रेडियो पर वह प्रकाशन देते थे कि आज ना अंग्रेज को पकड़ के पीट देना है चौराहे पर, आज ऐसा करना है, आज वहाँ प्रोटेस्ट करना है, आज वहाँ पे भीड़ लगा के प्रोटेस्ट जाम कर देना है रोड को, वहाँ पे अंग्रेज आए पकड़ के पीट पिटा देना है। ऐसा मतलब जो भी, मतलब कोई भी सूचना देना है रेडियो पर, तो रेडियो पर देते थे कौन? राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता। ठीक है। अच्छा, एक और नाम है पर्सनालिटी, लुइस फिशर। फिशर मतलब मछली मत समझिएगा, लुइस फिशर मतलब मत समझिएगा कि फिशर मतलब मछली वाला पकड़ने वाला है, नहीं, नाम ही है बेचारे का, लुइस फिशर है। वो महात्मा गांधी के जीवनीकार था, जो महात्मा गांधी का क्या होता है, जीवनी लिखा हुआ है। कौन है? लुइस फिशर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इतना व्यापक हो गया लड़ाई भारत छोड़ो आंदोलन की, क्या बोला जाए कि उसी समय समानांतर सरकार बना लिया। कुछ कुछ एरिया में तो अंग्रेज को ही भगा दिया, कुछ एरिया से तो अंग्रेज को ही भगा दिया। जैसे बलिया, चित्तू पांडे था, वो अपना सरकार बना लिया है, मेरा सरकार है यहाँ पे अंग्रेज को नहीं मानेंगे। तामलुक जगह है मिदनापुर में, बंगाल में, वहाँ पर भी अपना सरकार। एक सतारा था, सतारा भी महाराष्ट्र का जगह है, यहाँ पर भी एक अपना समानांतर सरकार। तो पूछता है कि समानांतर सरकार कहाँ कहाँ बनाया गया? समानांतर सरकार हो गया एकदम, अंग्रेज को उधर गोली मारो भाई, हमारा इधर शासन चलेगा। समानांतर सरकार बलिया में, तामलुक में और सतारा महाराष्ट्र में, 3 जगह पर बना लिया था। अच्छा देखिए कुछ पॉइंट्स, अब कुछ और भी क्वेश्चन पूछता है। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम ब्रिटेन के PM कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। कुछ भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का PM कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। सबसे ज़्यादा दंगे कहाँ हुए? अच्छा, कुछ कोई भी पूछता है, सबसे ज़्यादा दंगा तो हुआ है बिहार में और संयुक्त प्रांत, जिसको हम यूपी बोलते हैं। बिहार यूपी में तो भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेज को मार मार के हालत ख़राब कर दिया था सब, बिहार और संयुक्त प्रांत में। अच्छा, बिहार में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे? तो मुंगेर में, जहाँ पे बीड़ी सिगरेट और कत्ता बनता है, बंदूक का फैक्ट्री जहाँ पे है मुंगेर में, वहीं पे सबसे ज़्यादा दंगा किया था। मुंगेर सब दिन से आगे है, आज़ादी की लड़ाई में भी सबसे आगे है, सिर्फ दंगा कत्ता में ही नहीं, आज़ादी की लड़ाई में भी सब अंग्रेजों गर्दा उड़ा दिया था मुंगेर में। और बिहार और यूपी तो आगे है ही है, और बिहार में भी मुंगेर टॉप। अच्छा, कुछ बाद में हम लोग इसमें देखेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ये तो बहुत ही साहसिक व्यक्ति थे, बहुत ही साहसिक, सुभाष चंद्र बोस और उसका आज़ाद हिंद फौज। अब देखिए, इनका सुभाष चंद्र बोस के बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं कि इतना सारा, कि उनका जन्म हुआ था कहाँ पे? कटक, उड़ीसा में। ये पूछता है कहाँ हुआ था? उड़ीसा, कटक, याद रखिए। ये डेट नहीं पूछता है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बोले 23 जनवरी 1897 पढ़ लीजिए, बट उड़ीसा, कटक याद रखिएगा। भारतीय नागरिक सेवा में पास किया। अच्छा बताइए, अभी जो IAS का एग्ज़ाम है, उस समय IAS को भारतीय नागरिक सेवा बोलते थे। तो उस समय वो 1920 में ही ये पास कर गए थे, IAS पास कर गए थे उस समय, अंग्रेज़ के ज़माना में भी। और 39 में, अब तो हम लोग पढ़े थे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसको?
आप पहले भी पढ़ रहे थे कि 39 में जब वो त्यागपत्र दे देते हैं कांग्रेस से तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अच्छा, उपाधि उनको दिया गया था कुछ, जैसे नेताजी, नेताजी को उपाधि कौन दिया था? एडोल्फ हिटलर, जर्मनी का जो राजनीति था हिटलर दिया था उनको नेताजी का उपाधि। ठीक है। अच्छा, देश नायक कौन बोला था इनको? तो देश नायक बोला था रविंद्रनाथ टैगोर, उनको देश नायक मतलब पूरे देश का हीरो, देश नायक का कौन? रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। अच्छा, भक्तों का भक्त, देश मतलब देशभक्तों का देशभक्त मतलब सबसे बड़ा देशभक्त कौन है? तो महात्मा गांधी इसको बोले थे। देशभक्तों का देशभक्त सुभाष चंद्र को कौन बोला था? महात्मा गांधी। तो देखिए सुभाष चंद्र को 3 टाइटल मिला, पहले नेताजी, दूसरा देश के नायक और तीसरा देशभक्तों का देशभक्त। पहला टाइटल कौन दिया? हिटलर। द्वितीय देश नायक कौन दिया? रविंद्रनाथ टैगोर। तृतीय देशभक्तों का देशभक्त का टाइटल सुभाष चंद्र बोस को किसने दिया? तो गांधी जी दिए थे। ठीक है, आपको याद हो गया होगा, ये कटक याद रखिएगा। ये हमेशा पूछता है कि इंडियन नेशनल आर्मी INA, ये भी याद रखिए, इंडियन नेशनल आर्मी का स्थापना किसने किया था? 19 कब हुआ था? पहले VVI किसने किया था? तो मोहन सिंह। ये VVI है, मोहन सिंह किए थे, कैप्टन मोहन सिंह 1942 में। आज़ाद हिंद फौज सरकार का गठन किसने किया? आज़ाद हिंद सरकार का गठन, देखिए सरकार, आज़ाद हिंद फौज नहीं है, सरकार है, तो 43 में किए थे सुभाष चंद्र बोस। भी कहाँ पे? सिंगापुर में, इंडिया में नहीं, सिंगापुर में किए थे। क्यों किए थे? स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा। और यहीं से क्या किए थे? यहीं सिंगापुर में ही क्या घोषणा किए थे आज़ाद हिंद सरकार के द्वारा? स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार। आज़ाद हिंद सरकार को क्या बोल देते हैं कि स्वतंत्र भारत की अस्थायी, मतलब समझिए वो सरकारी बना लिए थे अपना, समझिए तो सरकारी बनाने की घोषणा। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा पूछेगा कहाँ से, कब किया गया था? आज़ाद हिंद सरकार के 1943 में सिंगापुर से। चलिए, आज़ाद हिंद फौज 1942 से बनता है, कौन करते हैं? उसका संस्थापक किन्हें माना जाता है? रास बिहारी बोस को। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का नारा था, ये कुछ नारा दिए हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, सुने होंगे, बहुत फेमस है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। और एक और है जय हिंद। जय हिंद क्या था कि प्रणाम, अभी भी सेना में देखेंगे तो एक सेना दूसरे सेना को जय हिंद सर कहता है, मतलब ये प्रणाम करने का उस समय तरीका। जैसे हम लोग भी प्रणाम बोलते हैं ना, तो सुभाष चंद्र बोलते थे नहीं, तुम लोग एक दूसरे को बोलो जय हिंद मतलब प्रणाम हुआ। प्रणाम करने का उनका एक तरीका था उस समय का। अच्छा, आज़ाद हिंद फौज के सैनिक, देखिए अब 46-45 में तो सुभाष चंद्र बोस तो एक हेलीकॉप्टर, ये हवाई जहाज़ दुर्घटना में मर जाते हैं। अब तो ये बहुत सारा सेना बनाए थे जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहा था। अब वो सारे सैनिक को अंग्रेज़ पकड़ लेता है और उस पर दिल्ली के लाल किला पर, याद रखिए पूछता है कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर दिल्ली के लाल किला पर मुकदमा चलता है। क्या कर चलता है? मुकदमा चलता है, मतलब केस हो गया, केस चलता है उनके ऊपर। अब उसके बचाव में इधर से भूलाभाई देसाई वकील रहते हैं। कौन रहते हैं? भूलाभाई देसाई वकील रहते हैं। 2-3 को तो इसमें उम्र कैद नहीं, मृत्यु की दंड मिल चुकी होती है, लेकिन बाद में इतना लोग कांग्रेस वाला इतना प्रोटेस्ट करता है, ये लोग वकील लड़ता है, उसके बाद में वहाँ का जो गवर्नर है ब्रिटेन का, वो अपना शक्ति का प्रयोग करते हुए कि मृत्युदंड से माफ़ कर देता है। तो ये जनरली इतना कुछ नहीं पूछता है, बस ये पूछता है कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिक पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? दिल्ली के लाल किला पर चलाया गया। ठीक है। वकील कौन थे? तो भूलाभाई देसाई थे, जो कि इसी की तरफ से थे, इंडिया की तरफ से थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी की तरफ से थे। ठीक है, भूलाभाई देसाई। लास्ट में एक पॉइंट है कैबिनेट मिशन योजना। देखिए कैबिनेट मिशन योजना में पूछता क्या है कि कैबिनेट मिशन कब हुआ था? तो 1946 में एक क्वेश्चन ये पूछता है, और पूछता है कि इसमें कौन कौन सदस्य थे। तो इसमें 3, हम तो अभी जितना क्वेश्चन देखें जनरली यही पूछता है कि सदस्य कौन कौन थे। तो सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टीफन क्रिप्स और एलेक्जेंडर, ये सब इसके सदस्य थे। अच्छा, ये सदस्य ही नहीं थे, अच्छा सदस्य थे, उसके बाद में इसमें से एक अध्यक्ष भी थे। कौन अध्यक्ष थे? तो इसका अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। 3 आदमी का ये कैबिनेट मिशन का 3 आदमी सदस्य थे, उसमें से अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस
थे इसका अध्यक्ष, और स्टेफन क्रिप्स, अलेक्जेंडर। समझ में आया? तो ये तीनों को एकदम याद कर लेना है। लॉरेंस क्या था? अध्यक्ष। लॉरेंस कौन था? अध्यक्ष था। लॉरेंस कौन था? अध्यक्ष था। और कौन था? क्रिप्स और अलेक्जेंडर उसके सदस्य थे। अच्छा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1942 को भारत में आया। कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो उस टाइम कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम तो जितना भी 39 से लेके जितना 45-46 तक जितना ही विश्व युद्ध चला है, उतना दिन तक यही रहे। सबसे ज़्यादा दिन तक कांग्रेस के अध्यक्ष यही रहे हैं। सबसे कम एज का भी यही रहे। ज़्यादा दिन इसलिए रह गए क्योंकि बीच में विश्व युद्ध हो गया था। विश्व युद्ध में अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता था, तो मौलाना अबुल कलाम ही रहे हैं। तो इसमें कितना याद रखना है? ये तीनों वर्ड को याद रखना। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। अब 2 टॉपिक मात्र बच गया है, एक भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता, और कुछ लास्ट में हम बीपीएससी में जो पूछे हुए क्वेश्चंस है भारत के संवैधानिक विकास से रिलेटेड, उसको बनाएंगे। तो इस समय क्या पूछता है, इस टॉपिक से जनरली क्वेश्चन आता क्या है? ये तो नहीं आता कि देश का आज़ाद कब हुआ, ये तो सब जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को। पूछता है इस वाले टॉपिक से कि माउंटबेटन किस योजना के तहत पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों अलग हुआ था? तो माउंटबेटन योजना है, ये देश विभाजन की योजना थी। पाकिस्तान और इंडिया अलग होता है किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत। फिर आता है भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पीएम कौन थे? किसका? ब्रिटेन का। इंडिया का नहीं, ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन का कौन है? इटली। कौन था? इटली था। जो किस पार्टी से था? लेबर पार्टी। जैसे इस यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस है, उस तरह से उस समय कौन सा पार्टी था? ये लेबर पार्टी का था। कौन सा? लेबर पार्टी का था। इटली किसका था? लेबर पार्टी का था। तो आपको याद हो गया होगा। फिर देखिए, स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल। अच्छा, स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन? माउंटबेटन। अच्छा, ये माउंटबेटन योजना जो था, जो माउंटबेटन को यहाँ के देश के बंटवारे के लिए यानी लास्ट में स्वतंत्रता के समय में इसको लाया गया था, तो वही समझिए तो लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल बोलिए या फर्स्ट, आज़ादी के बाद में फर्स्ट गवर्नर जनरल जो ब्रिटेन का है, इंडियन नहीं, ब्रिटेन का है, वो लॉर्ड माउंटबेटन है। लेकिन यही पूछ दे स्वतंत्र भारत के पहला भारतीय गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो राजगोपालचारी थे। ये भारतीय हुए हैं। अच्छा, इनको प्रथम और अंतिम भी कहते हैं क्योंकि इनके बाद से तो कोई गवर्नर जनरल बना नहीं, उसके बाद से तो राष्ट्रपति बनते थे। गवर्नर जनरल का स्थान पर क्या हो गया? अब राष्ट्रपति हो गए, इसलिए इनको भारतीय में प्रथम या अंतिम राजगोपालचारी को बोलेंगे। और ओवरऑल प्रथम पूछे, शायद सिर्फ प्रथम पूछे, भारतीय न लगा तो माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक है। फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री, कानून मंत्री कौन बने थे? तो अम्बेडकर जी बने थे। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, अच्छा स्वतंत्रता जिस समय हुआ मिला 1947 में, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी थे। कौन थे? जेपी कृपलानी थे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस है, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, भारत, ये लास्ट ही है, 7-8 क्वेश्चन और पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। भारत के संवैधानिक विकास में बीपीएससी से पूछे गए प्रश्न, कुछ इस टॉपिक से बीपीएससी में कुछ प्रश्न पूछे हैं, उसको इंक्लूड कर लेते हैं। पूछा था क्या कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो 1773 में। अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही इसके अंतर्गत 1774 में बिहार के एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। तो क्या पूछिएगा, किस समय में बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई? तो 1774 में। सेकेंड, नागरिक सेवा। नागरिक सेवा मतलब जैसे भी यूपीएससी है, उसी को उस समय नागरिक सेवा कहा जाता था, के लिए प्रतियोगिता परीक्षा कब स्वीकारा गया? तो 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट, 1853 में जो रूल्स आया था उसके अनुसार 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये प्रतियोगिता परीक्षा यानी कंपटीशन एग्जाम होगा, वो 1873 के चार्टर एक्ट के द्वारा स्वीकारा गया था। अच्छा, वर्नाकुलर प्लेस पूछता है कि कब लाया गया था? ये डेट इम्पोर्टेंट है, 1878 में। तो इसमें होता था क्या कि ये गवर्नमेंट ये रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि बिना आप सरकार से पूछे कुछ भी सरकार के बारे में आप छाप नहीं सकते हैं, किसी पत्रिका पत्र में या अखबार में आप छाप नहीं सकते हो। कितना खतरनाक ये, कितना खराब वो है इस समय का जजमेंट है कि आप कुछ भी आप इस समय वो कर ही नहीं सकते हैं कि कुछ भी नहीं छाप सकते हैं। तो ये कोई बात नहीं हुआ। जैसे बीजेपी अभी बोल दे कि नहीं, बिना बीजेपी के बारे में कोई भी पत्र अखबार में आप हमसे पूछे नहीं छाप सकते हैं, तो हमेशा वो क्या बोलेगा सरकार? खराब, कोई सरकार के खिलाफ कोई भी बोलना चाहेगा तो बोलने ही नहीं देगा, परमिशन ही नहीं देगा। तो ये अच्छा नहीं था वर्नाकुलर एक्ट।
कब हुआ था? 1778 मतलब प्रेस पर नियंत्रण करने के लिए ये आया था। पृथक निर्वाचन मंडल, अच्छा मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन मंडल कब आया गया था? तो 1919 में, इसको भी याद रखिएगा। द्वैध शासन का जनक किनको कहा जाता था? लियोनिस कार्टिस को बोला जाता है। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ, उस टाइम इंग्लैंड के पीएम कौन था? तो लॉर्ड जॉर्ज। अच्छा ये सब क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये सब क्या है कि ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस टॉपिक से, इसलिए डाल दिए हैं हम इसको, नहीं तो नहीं डालते। अच्छा 1935 के अधिनियम में क्या समाप्त किया गया था? 1935 का अधिनियम जो रूल्स आया था उसमें समाप्त किया गया था प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। तो प्रांत में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया था। भारतीय उच्चायुक्त पद का सृजन किस अधिनियम में? यूपीएससी में पूछा है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में। तो उच्चायुक्त का जो ये पद है वो कब लाया गया था? तो 1919 में लाया गया था। उच्चायुक्त का पद कब लाया गया था? तो 1900। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 73 में, बिहार में प्रांतीय सभा 74 में, नागरिक सेवा 1853 का नियम से, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, पृथक निर्वाचन मंडल 1919 में, द्वैध शासन का जनक लियोनस कार्टियस। 1919 के जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा आया 1919 में, उस समय कौन थे इंग्लैंड के पीएम? तो लॉर्ड जॉर्ज। 1935 का अधिनियम जब किसको समाप्त किया था? तो प्रांतीय द्वैध सभा को। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। इस तरह से हिस्ट्री लगभग आपका 1947 तक का हिस्ट्री समाप्त, एंड। अब इसको रिवीजन कीजिए अच्छे से, सारा क्वेश्चन बन जाएगा।